इटावा जिले के भरतना इलाके में एक स्कूल वैन में आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि सभी बच्चे बाल बाल बच गए। वैन में आग लगने के बाद स्कूली बच्चों ने कूदकर जान बचाई। इस दौरान दौड़ते वक्त 3 बच्चे जमीन पर गिरने से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भरतना में स्कूल वैन में आग लगी, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इटावा में स्कूली वैन में आग लगी है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में बाल बाल बचे हैं बच्चे। मथुरा में मंडी समिति में सब्जी की 8 दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी निकली है, जिससे ये दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस घटना में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। सब्जी दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। थाना हाईवे क्षेत्र की नवीन अनाज मंडी की यह घटना है। चैती नवरात्र के 9 दिन वाराणसी में मीट नहीं बिकेगा। नगर निगम का चिकन, मटन और मछली की दुकानें बंद रखने का आदेश किया है। नगर निगम ने 9 दिनों तक नॉनवेज की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। ईद पर भी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखकर नगर निगम ने यह फैसला किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम ने निगरानी के लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीम गठित कर दी है, जो पूरे 9 दिन तक इस बात पर नजर रखेगी कि नवरात्र के दौरान कोई भी ऐसी दुकान न खुले। नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए माननीय महापौर जी और आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के द्वारा यह एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, वरिष्ठ अधिकारी। इनको ये निर्देशित किया गया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में कहीं भी मीट, मांस, मछली की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, निषेध रहेंगी। यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र के बीच में ही ईद पड़ रहा है, तो क्या उस दिन छूट रहेगा या फिर ये नियम लागू रहेगा? ये ईद भी एक बड़ा पर्व है। इसमें सभी लोगों को मिलजुल करके जो नगर निगम के द्वारा निर्णय लिया गया है उसका अनुपालन करना। बुलंदशहर के खानपुर कस्बे में दिन दहाड़े सराफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। ग्राहक बनकर आए एक महिला और एक पुरुष ने दुकानदार को बातों में उलझाकर सोने की चेन से भरा डिब्बा लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि डिब्बे में करीब 150 ग्राम सोने की चेन थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुछ गुमराह करा, कुछ और भी कस्टमरों का रस लगा हुआ था। उन्होंने बोला कि भैया मुझे मेरा काम जल्दी करेंगे, मेरा काम जल्दी करेंगे। तो इस चक्कर में सबकी सुनते हुए मैंने जो है वो चैन का डिब्बा एक अपने साइड में रख दिया। तो वो कस्टमर देखना चाह रहे थे चैन भी, तो उन्होंने कस्टमर ने कुछ चैन देखी थी, फिर वो डब्बा उठाया, वो अपने अंडर में कर लिया, मतलब कुछ छिपाते हुए। ठीक है, कितनी चैन थे लगभग, कितने रुपए का माल होगा? देखो ऐसा भाई साहब, उसमें अंदाजा तो कुछ नहीं है, करीब 150 ग्राम इसका वजन था। गिनती चैनों में कुछ नहीं हुआ। 150 ग्राम सोने का वजन था जी, जो डिब्बा सही था वो 150 ग्राम था। अच्छा, ऐसा हुआ था। दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में हथियार के साथ रील बनाने के चक्कर में युवक की जान चली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक लाइसेंसी पिस्टल अपने सीने पर लगाकर रील बना रहा था। जैसे ही उसने मैगजीन डाली और ट्रिगर दबाया, गोली सीधे उसके दिल में जा लगी। पवन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पिस्टल उसके चचेरे भाई की थी और वो पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। दबाओ बटन, दबा दो बटन, ऊपर हो जाएगा। चला मनोज भाई। अरे नहीं, क्या वो पवन भाई कहाँ कर दिया तुमने? पीलीभीत में प्रतिबंध के बावजूद हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। एक आयोजन के दौरान आधा दर्जन युवकों ने सरेआम पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
अंबेडकर नगर के टांडा में ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश का मामला सामने आया। ग्राहक बनकर पहुंचे युवक ने नकली पिस्टल के सहारे जेवर लेकर भागने की कोशिश की। दुकानदार के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। बुलंदशहर में गैस की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैस एजेंसी पर छापेमारी के दौरान स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में 14 किलो के 291 और 5 किलो के 49 गैस सिलेंडर गायब पाए गए। मामले में एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। की गई एसडीएम अनूप शहर, सप्लाई इंस्पेक्टर अनूप शहर, एआरओ अनूप शहर, ये तीनों लोग गए थे। वहाँ पर जांच की गई। जांच में स्टॉक में उसके 291 14.2 kg के सिलेंडर्स घरेलू वो कम मिले, 5 kg के सिलेंडर कम मिले। उसमें कमर्शियल और घरेलू दोनों ही 15 और 34 कम मिले। ऐसी दशा में ये माना गया कि इसके द्वारा ये बेच दिया गया है। कोई कागज़ वो प्रस्तुत नहीं कर पाए कि इसको इन्होंने कहाँ लगाया है। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में दबंगई का मामला सामने आया। शराब के ठेके पर हुए विवाद में दामाद और ससुर ने गौशाला के केयरटेकर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल केयरटेकर को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा नगर निगम के विज्ञापन विभाग में विज्ञापन बोर्ड के आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर महापौर ने सख्त रुख अपनाया है। महापौर हेमलता दिवाकर ने नगर आयुक्त से यूनिपोल टेंडर और राजस्व को लेकर जवाब मांगा है। विज्ञापन एजेंसियों की फाइलें तलब करने के बाद भी उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जताई है। महापौर ने चेतावनी दी है कि जल्द फाइलें नहीं मिली तो मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। मैं लगातार वॉच कर रही हूँ और मुझे अगर कोई कमियां मिलती हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लिखित रूप में शिकायत करूंगी। आपने जो पत्र लिखा है उसमें जो आपने पहले जो मांगी थी काफी समय गुजर गया लेकिन अभी तक आपके पास नहीं आई है। आपने आदेश दिए थे कि टेंडर जो है निरस्त किया जाए। कल एक लेटर फिर जारी होगा। अभी मेरे बड़े बाबू ने लिख दिया है उसे। कल वो एक लेटर जारी और होगा। अगर मुझे फाइलें नहीं मिलती हैं, पत्रावली नहीं मिलती है या कोई अधिकारी मुझे नहीं समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मुझे मजबूरी में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उनको अवगत कराना होगा। लखनऊ में सहारा शहर से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार और बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। आरोपी कबाड़ वाले बनकर इलाके में घूमते थे और धीरे धीरे करोड़ों रुपए का कीमती सामान चुरा लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, कीमती घड़ियां, जेवर और चोरी में इस्तेमाल गाड़ियां भी बरामद की हैं। प्रयागराज के रामपुर गांव में हुई करीब 70 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया पूरा माल भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने पहले पीड़ित परिवार की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर घर में रखे आभूषणों की जानकारी जुटाई थी और फिर परिवार के शादी में जाने के दौरान घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसने अपने 2 अन्य साथी आयर्स सोनी और आदित्य सोनी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और उस दिन ये जेवरात चोरी की। इसमें पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 100% रिकवरी की गई है, जिसमें 1 रानी हार, 1 जोधा हार, 2 मंगलसूत्र, 1 जोधा अंगूठी, 1 मंग टीका और अन्य सफ़ेद और पीली धातु के जेवरात बरामद किए हैं और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। अमेठी में विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन मायके आई 26 साल की महिला की हत्या उसके ही पति ने की थी। पुराने मनमुटाव के चलते पति ने फोन कर घर के बाहर बुलाया।
और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को पकड़कर हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। भैया क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ, कैसे जानकारी हुई आपको? सर जानकारी ऐसे हुई, हम यहाँ से पूरे बाहर रहते हैं, घर हमारा बिछावली है, पूरे बाहर लगभग यहाँ से घर बिछावली है। थाना कौन सा है? थाना कानपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। छात्रों ने खुद को फेसबुक और इंस्टाग्राम के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग बताकर एक रिटायर्ड महिला टीचर से करीब 1,57,00,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने सोशल मीडिया के जरिए स्कूल का बिजनेस शुरू कराने का झांसा देकर अलग अलग खातों में पैसे जमा कराए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ये साइबर ठगी का जो मामला आया है, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का ही मामला है, जिसमें एक रिटायर्ड टीचर जो मेथोडिस्ट स्कूल की टीचर रही हैं, उनको फेसबुक से एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया जो अपने आप को मार्क ज़करबर्ग बताया, जो कि फेसबुक के चीफ हैं। एंड उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक स्कूल खुलवाने में। तो एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम में अपना पैसा डालना शुरू किया। इसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व हो गए जो इनसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करने लग गए थे। इनका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया था और उसमें इन्होंने लगभग 1.57 करोड़ लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने 555 कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख की आर्थिक मदद की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब आसान होगी। सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक स्थलों का विकास जरूरी है और श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा देने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ श्रद्धालु आए और 66 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आज ये सब दिखाई देता है। इसका प्रभाव है। इस प्रकार के आयोजन अपने आप में देश को जोड़ने के बहुत अच्छे माध्यम बनते हैं। हम लोगों ने देखा, जो लोग उत्तर प्रदेश में पहली बार आए, उस समय उनके बीच में उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा नहीं है, विकास नहीं है, अव्यवस्था है, लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के देखा कि उनके राज्य से अच्छी सड़कें हैं, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में आकर के देखा लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, उन्होंने जब यहां देखा कि यहां पे बेहतरीन सुविधाएं हैं। हम लोग तो ये भी देखते थे कि महाकुंभ के दौरान 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चले और जब उनको लोग कुछ यूट्यूबर्स उनके बीच में जाकर के उनको भड़काने का काम करते थे तो उनको भगाते थे। वो कहते थे कि भाई पैदल मैं जा रहा हूं, मुझे संगम में स्नान करना है, तुम्हें परेशानी क्या हो रही है। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर में निरीक्षण किया। डीएम ने नवरात्र मेले की तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री को तैयारियों की जानकारी दी। सीएम योगी ने नवरात्र मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों से भी मुलाकात की। तो चैत्र नवरात्र की तैयारियों का जायजा यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। विंध्यवासिनी धाम में पूजा अर्चना की गई, मंदिर का जायजा लिया गया, अधिकारियों के साथ बैठक की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर के सिधौली सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही बरतने पर सीएचसी अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। डिप्टी सीएम मरीजों के बीच मास्क लगाकर पहुंचे और उनका हाल जाना। उन्होंने स्टाफ का रजिस्टर भी चेक किया। अपने निरीक्षण में उन्होंने कई तरह की खामियां पाई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। कहाँ नाइट ड्यूटी कर रहे हैं?
हम कैसे मानेंगे? आप कह दो तो मानने जाएगा, डॉक्टर होना चाहिए ना, तो दिखाओ। हमारे उससे मतलब आपने नाइट किसकी लगाई है? कोई नियम कानून लगाई होगी, मुझवानी तो है नहीं, वो कागज लाओ नाइट किसकी है। अच्छा ये कहाँ है? श्रेष्ठी कटियार, डॉक्टर श्रेष्ठी कटियार सर उस बिल्डिंग में बैठी थी, दस्तखत नहीं किया सर ये, और कभी साइन नहीं किया इन्होंने, 15 तारीख से साइन नहीं किया। ये तो गड़बड़ काम है भाई सर। एसडीएम साहब जी सर, आप देखो इन लोगों ने 3 दिन से साइन नहीं किया, ऐसा संभव है क्या? आज वाला तो मान सकते हैं, इसका मतलब ये भी आप भी उसमें शामिल है, मुझे आनंद लग रहा है। और ये P1 क्या होता है? ये क्या है? ये गायब थे 16 ड्यूटी नहीं थी क्या? नहीं ये गायब थे ये, तो बाकी लोग साइन क्यों किए हैं? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि हम असम में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने जा रहे हैं। केशव मौर्य ने कहा कि 4 मई टीएमसी गई का नारा कब देश में गूंजे, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल प्रचार करने जरूर जाएं, क्योंकि जब ये लोग प्रचार करने जाते हैं तो हमारी सीटें बढ़ जाती हैं। हम लोग असम में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने जा रहे हैं। तमिलनाडु और केरलम में ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी और जो जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है, उसका एक जोरदार संदेश जो है 4 मई को आएगा। 4 मई टीएमसी गई वाला जब नारा ये गूंजेगा देश में, प्रदेश में, तो उसका लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह जरूर मैं कहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल प्रचार करने जरूर जाएं और श्री अखिलेश यादव जी भी पश्चिम बंगाल जरूर प्रचार करने जाएं। यद्यपि हमारी जीत इनके प्रचार से नहीं होनी है, हमारी पार्टी की अपनी ताकत के बल पर होनी है, जनता के आशीर्वाद से होनी है। लेकिन जब ये लोग प्रचार करने जाते हैं तो हमारी सीटों के नंबर बढ़ जाते हैं, हमारी जीत का अंतर बढ़ जाता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने दोनों ही पार्टियों को दलित विरोधी पार्टी बताया। मायावती ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस में केंद्र में थी तब कांशीराम को भारत रत्न नहीं दिया, आज वोट बैंक के लिए उनका जन्मदिन मना रही है। मायावती ने कहा कि उनके जीते जी कोई भी बीएसपी की नींव नहीं हिला सकता, वो बीएसपी की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। कांग्रेस सपा ने कांशीराम की उपेक्षा की। मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि इनके दलित चमचे चुप रहें। उन्होंने बताया कि इसी पर कांशीराम ने चमचा युग के नाम से अंग्रेजी में एक किताब भी लिखी है। रॉबर्ट्सगंज के समाजवादी पार्टी के सांसद का लोकसभा में अनोखा अंदाज देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार ने संसद में भोजपुरी गाने के जरिए सोनभद्र की समस्याएं उठाई हैं। मैं एक ठे गीत लिखा हूँ कि सोनभद्र के भैली आज जर जर हालतिया हो, जर जर हालतिया एकदम बदतर हालतिया हो, टेनवा के मार गईल मतिया, टेनवा के बिगड़ल हालतिया, रोवेला नाजरिया, चकिया नौगढ़ भभुआ में रेलगाड़ी कब आई, मुगल साय सुकरूत में कब देखा जाई हो, चकियाओ नौगढ़ भभुआ रेलगाड़ी कब आई, मुगल सराय सुकृत सोनभद्र में कब जाई, रेल मंत्री साहब जी के लिखी खूब पतिया हो, बिल्डमगंज दूधी में रेल के विपत्तिया हो, पूर्वभाती चलावा रेल गाड़िया, रोवेला नाजरिया, रूसा हरे लूसा घोरावल छत्तीसगढ़ के नगरिया हो, कब ट्रेन आ जाई संसद के पुकरिया हो, कहिया ले ट्रेन चली सब ओरिया, बरसेला नाजरिया, मंत्री जी सुनीला पुकरिया, रोवेला नाजरिया, गाँव छोटे लाल लय दरिया, रोवेला नाजरिया।
करिया सुलझे मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 883 पेज का लिखित जवाब दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इसमें वो नाबालिग बटुकों के साथ किए गए कुकर्म और मुक्तेश्वरानंद से जुड़े दूसरे सबूत दाखिल कर रहे हैं। इसके अलावा स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य होने का जो हलफनामा दाखिल किया है उसको लेकर भी सबूत पेश किए गए हैं। गौरतलब है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने 27 फरवरी को अपने आदेश में ऑर्डर आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही सभी पक्षकारों को 12 मार्च तक अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करने का आदेश दिया था। हालांकि 12 मार्च को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था। तो हमने मांग किया था, हमारी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, आंखों से दिखना कम हो गया था और भी दिखना कम है, दवाइयाँ चल रही है, तो इसलिए हम नहीं आ पाए थे। उस दिन हमने माननीय न्यायालय में माननीय रजिस्ट्रार अनुपालन के माध्यम से मेल किया था कि हमें समय दिया जाए और सुरक्षा हमें कराई जाए ताकि हम माननीय न्यायालय में अपना साक्ष्य लेके आ सके। और आज हमें पर्याप्त सुरक्षा मिली है और आज हमारा साक्ष्य हम लेके जा रहे हैं और 883 पन्नों का है। क्या क्या है इसमें, अगर हम तथ्य के बारे में पूछें कि क्या क्या है इसमें और किस तरह से जो अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश दिया गया था उनकी प्रॉपर जमानत का विरोध करेंगे? इसमें समस्त वह तथ्य हैं जिससे इनकी जमानत याचिका पर विरोध किया जा रहा है, लिखित में भी है, साक्ष्य में भी है और तमाम चीजें हैं। और एक चीज सबसे नीचे से ये है कि इन्होंने एक फर्जी एफिडेविट दाखिल कर दिया है माननीय उच्च न्यायालय में। उसमें कहा है मैं शंकराचार्य हूँ और मुझे बेल दे दी जाए, मैं इस तरह होली पे जाऊंगा या जाऊंगा। तो हमने वह सबूत दिए हैं, उच्च न्यायालय का आदेश का भी हवाला हमने दिया है जिसमें इनके गुरु पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को ही अयोग्य घोषित कर रखा है और उसी आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कि ये लागू रहेगा। तो वह चीजें झूठा इन्होंने दिया है, तमाम चीज माननीय न्यायालय के सामने आनी चाहिए। नोएडा में हाजीपुर अंडरपास के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सर्विस लेन के सूखे नाले में गिर गई। कार में कॉलेज के छात्र सवार थे जिन्हें हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही ट्रैफिक विभाग और थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल कार को नाले से बाहर निकालने के लिए हाइड्रा मशीन मंगाई गई और गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। वाराणसी में जर्जर भवनों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। इंग्लिशियन इलाके में न्यायालय के निर्देश पर जर्जर भवन को ध्वस्त किया गया। भारी सुरक्षा के बीच 4 बुलडोजर लगाकर भवन को गिराया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान नीचे स्थित मंदिर को सुरक्षित रखते हुए कार्रवाई पूरी की गई और इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही। हरदोई में कंटेनर पलटने से नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लग गया। इसकी जानकारी मिलने पर एनएचएआई टीम ने क्रेन की मदद से जाम खुलवाया। हादसे के चलते नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलते ही एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए विभाग ने तुरंत क्रेन को मौके पर बुलाया। घंटों की मशक्कत के बाद एनएचएआई के कर्मचारियों ने सड़क के बीचों बीच फंसे कंटेनर को क्रेन की मदद से सीधा करवाकर सड़क के किनारे खड़ा करवाया। कानपुर देहात में ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। तीसरे युवक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शिवली रूरा रोड पर चक्का जाम कर दिया। इन लोगों ने मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपया मुआवजा, सरकारी नौकरी और जमीन देने की मांग की है। बाद में प्रशासन के दखल के बाद 5-5 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि 22 चक्का ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी थी।